नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टेपअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, काफ़ी डिमांड के बाद EMRS TGT साइंस का सिलेबस मैंने अपने चैनल पर अब स्टार्ट कर दिया है और ये जो सिलेबस मैं कवर करूँगा ये वीडियोस के माध्यम से होगा, यानी कि इसकी जो वीडियोस हैं आपको बैक टू बैक मेरे चैनल पर ही मिलेंगी। इसमें हम पहले फिजिक्स कवर करेंगे और केमिस्ट्री साथ साथ चलेगा, और उसके बाद जब केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो आपको वीकली मिलती रहेंगी, लेकिन जो बायोलॉजी है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस के कवर होने के बाद शुरू होगा। तो इस तरह करके मैं EMRS TGT साइंस का पूरा सिलेबस आपको कवर कराने वाला हूँ। इसके साथ साथ UP TGT साइंस का सिलेबस पूरा वीडियोस के माध्यम से मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज EMRS TGT साइंस की ये वीडियो नंबर 1 है और इसमें हम यूनिट 1 इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी सारे टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं। मेनली ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। करंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे चार्ज से शुरू करेंगे, चार्ज के बाद करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब हम इसमें देखेंगे। और सेकंड पार्ट में हम मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो सारा पार्ट देखेंगे। मैग्नेटिज्म, फिर मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग्स रूल, ये सभी हम उस वाले पार्ट में देखेंगे। तो यूनिट 1 के 2 पार्ट हो जाएंगे। ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या कंटेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज चार्ज। सेकंड टॉपिक आता है करंट, उसके बाद आता है एमीटर, डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आप सोचेंगे कि दोनों एक ही हैं, ऑलमोस्ट एक ही हैं, बस जो इसमें डिफरेंस है वही मैं बता दूंगा। फिर आता है वोल्ट मीटर। देखिए एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के दोनों बहुत छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनसे एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो इनसे बनता ही बनता है। उसके बाद आता है ओम्स लॉ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट रेजिस्टेंस, जो कि ओम लॉ से ही निकल के आता है, तो हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है रियोस्टेट और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक तरह से समझ लीजिए ओम्स लॉ का टॉपिक शुरू होगा तो रेजिस्टिविटी पे जाके खत्म होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से भी आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। फिर आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरली कमर्शियल जो इलेक्ट्रिसिटी काउंट होती है, लाइक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली बनता है और इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए ये जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट का, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये सिलेबस में नहीं है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज और इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये किस पे काम करती है? ये काम करती हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो जाहिर सी बात है वो भी पता होना चाहिए, तभी तो हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ रहेंगी शॉर्ट ट्रिक्स एंड फार्मूला। जो भी चैप्टर का रिवीजन है वो सब मैं करा दूंगा, उसमें शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कहाँ किस चीज़ को किस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल्स, वो सब देखेंगे, सर्किट बनाना सिखा देंगे आपको। तो इस तरह से करके चैप्टर हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है चार्ज। चार्ज से शुरू करते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। तो चार्ज है क्या? जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ में चार्ज आ गया या कोई चीज़ चार्ज हो गई, तो उसका मतलब क्या है? चार्ज का मतलब होता है आवेश। चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। चार्ज जो है किसी भी एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज है फंडामेंटल यानी मूलभूत कण है एटम के अंदर, और ये 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब आपको इतना तो पता लग गया होगा, जब एटम की बात हुई है और फंडामेंटल पार्टिकल की बात हुई है तो आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव यानी हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और नेगेटिव मतलब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो यानी इन्हीं के कारण एटम के अंदर कुछ चार्ज क्रिएट होता है। Okay, now there is a property of the charge that like charges repel each other. जो like charges हैं, like मैं कहूँ पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये रिपल करेंगे, दूसरे को दूर भगाएंगे। और इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे से दूर भगाएंगे। यानी कि like चार्जेस, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर भगाते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी अपोजिट जो चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नाउ द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलाम। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलाम होती है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये जो एसआई यूनिट है ये भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
जनरली द कन्वर्जन ऑफ यूनिट हमें देखने को मिलता है एग्जाम में कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करा ली, या फिर कोई ऐसी यूनिट दे दी और उसको किसी और यूनिट के रिस्पेक्ट में पूछ लिया, तो यूनिट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। इसी तरह से हम जब आगे जो चीज़ें चलेंगी, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीज़ें, तो उनकी भी यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। अब 1 कूलाम ऑफ चार्ज कितना होता है? देखिए, 1 कूलाम का चार्ज मतलब कितना? जब भी हम किसी चीज़ की यूनिट पढ़ते हैं तो हम जनरली उसमें वन यूनिट में कोई भी चीज़ लेते हैं। तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज कितना? हम ये कैसे माने कि किसी चीज़ में चार्ज कितना होता है? तो इन्होंने कहा 1 कूलाम का चार्ज is equal to the charge present on the approx 6 into 10 to the power 18 electrons. 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली। वैसे जो संख्या होती है ये 6.25 इंटू 10 to the power 18 होती है। 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही 1 कूलाम का चार्ज होता है। यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के जितने आपका चार्ज होगा वही 1 कूलाम का चार्ज है। तो अब ये बात करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है फिर। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम निकाल सकते हैं। द नेगेटिव चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का चार्ज होता है, और ये नेगेटिव नेचर का होता है। ओके तो अब मान लीजिए किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करें? तो टोटल चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो Q इजिकल एन इंटू ई से। Q इजिकल एन इंटू ई। Q क्या है? Q इज द टोटल चार्ज present on the body and we will calculate it by number of electrons multiply charge of one electron, that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? जितने भी उस पर इलेक्ट्रॉन है और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, तो आपका टोटल चार्ज उस पर आ जाएगा। ये जो सारी बात थी ये तो थी चार्ज की। ओके तो हमें पता लग गया चार्ज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। लेकिन चार्ज इज जस्ट अ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, इट इज नॉट अ करंट। करंट नहीं है ये। व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। मान लीजिए कोई एक वायर है, ये हम एक वायर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो। तो मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये मान लेते हैं कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है इनका एक बल्क बना देता हूँ, ये मेरा एक टोटल चार्ज है, दैट इज Q। ओके ये तो इस ऑब्जेक्ट में चार्ज की प्रेजेंस हुई, करंट नहीं हुआ। व्हेन दिस चार्ज फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट, मान लीजिए A टू B, A से B तक जब ये फ्लो करेगा देन वी से इट एज करंट। और कितने टाइम में ये फ्लो कर जाएगा उसी को हम करंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज प्रेजेंट है जब किसी मेटलिक कंडक्टर के अंदर ये फ्लो करेगा, किसी भी नॉन मेटल जैसे कि ग्रेफाइट होता है या फिर कुछ और होता है, उनमें जब ये फ्लो करेगा तो इसके फ्लो करने की टेंडेंसी को ही, इसके रेट को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। सो चार्ज जस्ट प्रेजेंट इनटू द ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट व्हेन इट फ्लो देन इट इज कॉल्ड करंट। जब चार्ज चलता है, जब चार्ज फ्लो करता है, तब ये करंट कहलाता है। तो द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, क्योंकि किसी भी चीज़ का रेट जब हम लिख देते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो किससे डिवाइड होती है? टाइम से डिवाइड होती है। तो करंट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज आई इज इक्वल Q अपॉन टी। आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को। T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। और अभी हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था Q का, जो था N इंटू ई के। तो क्या मैं I को N इंटू ई अपॉन टी लिख दूँ? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी मैं लिख सकता हूँ, I इज इक्वल N ई अपॉन टी, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं I इज इक्वल Q अपॉन टी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट? अब टॉपिक आता है एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट होती है करंट की एम्पियर। इसे ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज़ 1 एम्पियर? ये भी जनरली डेफिनेशन आती है, और जनरली अगर आपको कभी किसी मतलब इंटरव्यू में फेस करना पड़ जाए तो ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं। व्हाट इज़ 1 एम्पियर, व्हाट इज़ 1 वोल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड देन द करंट इन द सर्किट विल बी 1 एम्पियर। ये कह रहे हैं जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए किसी भी सर्किट से, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए, तब हम ये कहेंगे जो उसमें करंट है वो 1 एम्पियर है। सो 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू, अब देखिए 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलम और 1 सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड इनवर्स। तो 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड इनवर्स। और देखिए अब ये तो एम्पियर हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है चार्ज की।
मतलब करंट की बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो इसके बाद ना इससे छोटी अमाउंट भी आती हैं, जैसे कि मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10⁻6 एम्पियर। अब आप कहेंगे सर मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर की आजकल कहाँ जरूरत है? जी आजकल इसी की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो डिवाइसेज होते हैं, आप ये सोचिए अगर मैं बात करूँ, जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होते हैं जनरली 2 एम्पियर 5 एम्पियर पर वर्क करते हैं आराम से, 2 एम्पियर 5 एम्पियर पर वो आराम से वर्क करते हैं। तो आप ये सोचिए जो आपके माइक्रो डिवाइसेज हैं, लाइक आपके स्मार्ट वॉचेज़ हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वो कितने एम्पियर पे वर्क करते होंगे? ऑब्वियसली मिली और माइक्रो एम्पियर्स। अब देखिए मिली एम्पियर्स में मान लीजिए मेरा फ़ोन वर्क कर रहा है, मेरे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनके अंदर के भी डिवाइसेस की बात करूं, जैसे उनमें सेंसर्स होते हैं, स्पायरोमीटर्स होते हैं और बहुत सारे सेंसर डिवाइसेस उसमें काम करते हैं, तो उनमें कितने एम्पियर की जरूरत होगी करंट की? जाहिर सी बात है माइक्रो एम्पियर, और हो सकता है नैनो एम्पियर की भी जरूरत पड़े। तो 1 नैनो एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 नैनो एम्पियर विल बी इक्वल टू 10⁻⁹ एम्पियर। तो इस तरह से ये करंट की बहुत छोटी यूनिट्स है जो आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है याद करनी। कारण क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये होता है करंट। अब करंट के बाद चलते हैं कि करंट को मेजर किससे करते हैं? करंट को मेजर करते हैं एमीटर से। किससे मेजर करते हैं? एमीटर। तो ये करंट से रिलेटेड ही है। सो एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको एमीटर कहते हैं। एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। ये आपको याद रखना है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस कैसे होता है? कम होता है। एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और ये हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। यानी जिस भी पॉइंट के थ्रू, यानी पूरे सर्किट में आपको अगर ये कनेक्ट करना है तो आप इसे सीरीज में कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एमीटर से रिलेटेड 3 पॉइंट मेन है। इट इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, एमीटर से रिलेटेड है। और ये देखिए दिखने में ऐसा होता है, यहाँ पर हम पॉजिटिव टर्मिनल होता है रेड वाला और ब्लैक वाला होता है नेगेटिव। तो ये दोनों आप किसी भी जब सर्किट बनाते हैं फिजिक्स लैब में उससे जोड़ सकते हैं। इसका सिंबल हम लिखते हैं ऐसे गोले के अंदर ए बनाकर, ठीक है, और एक साइड दिखाते हैं पॉजिटिव, एक साइड दिखाते हैं नेगेटिव। चॉइस इज योर्स, किधर भी दिखा लो पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्यों है? देखिए हाँ, एक सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट पूछी जाती है कि कैसे होगी। कोई भी सर्किट हम बनाते हैं तो उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ और उसमें आपको समझाते हैं। एक सिंपल सा सर्किट बनाएंगे। सपोज कि एक सिंपल सा सर्किट है, ये मैंने सिंबल्स के थ्रू बनाया है। ये इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इसमें बैटरी है, ये इसमें की या स्विच है, और ये इसमें क्या है? एमीटर है। क्या है इसमें? एमीटर। ठीक, अब इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी और करंट की डायरेक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? सो दे आर सेइंग दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड द करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या पॉजिटिव होती है। तो करंट की डायरेक्शन जो होती है सर्किट में वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव देखिए बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन ये करती तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्योंकि जब करंट की डिस्कवरी हुई है तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। ये पता ही नहीं था कि जो करंट चलता है, जो चार्ज चलता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण चलता है। जनरली ये माना जाता था कि कोई पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती होगी, तो उसी को आज तक मानते आ रहे हैं। सो द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखिएगा। तो क्या होती है करंट की डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन क्या होती है बताओ? आउटर सर्किट में, सर्किट में क्या होती है करंट की डायरेक्शन? द डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू द सर्किट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉइंट को याद रखिएगा इनको। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? दे आर सेइंग दैट द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहे हैं कि एक यूनिट चार्ज है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है यहाँ पर और इस पर कोई एक चार्ज है Q। कितना चार्ज है? Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव Q। अब इसको आप इन्फिनिटी पॉइंट से उठा करके किसी एक पॉइंट A तक ला रहे हैं, कोई एक पॉइंट A तक ला रहे हैं। आप इसको उठाया
और आप इसको लेके चल दिए, लेके चल दिए, लेके चल दिए, लेके चल दिए और यहाँ तक ले आए, ए पॉइंट तक आप इसको ले आए। और आपने जो इसको लाने में वर्क किया, क्योंकि जब भी कोई काम हम मतलब लाते हैं, किस चीज़ को कैरी करते हैं, तो उसमें वर्क करना पड़ता है। और मान लीजिए इसको लाने में आपने डब्ल्यू वर्क किया तो पोटेंशियल डेवलप होगा। तो पोटेंशियल उसी को कहते हैं दैट वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। इन्फिनिटी से अनंत से किसी बिंदु तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। कितना वर्क किया गया कितने चार्ज को लाने में, तो वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। सो V इज इक्वल W अपॉन Q हो जाएगा। V विल बी इक्वल टू W अपॉन Q। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल W अपॉन Q। अब जो इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। एक और टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंज है। चेंज समझते हैं क्या है। देखिए, पहले वाले में मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हमने ये देखा कि वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। किसी भी मतलब इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक लाने में जितना काम किया गया, वहाँ इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक की बात हो रही है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज समथिंग चेंज हियर। द पोटेंशियल डिफरेंस से दैट द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज से किसी दूसरे पॉइंट तक लाने में, एक यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना काम किया गया उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में जितना काम किया गया उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इसको मेजर कैसे करेंगे? सपोज कि ये हमने ना इन्फिनिटी से लेके आए थे और इन्फिनिटी से मतलब ए पॉइंट तक लाने में हमने जो पोटेंशियल डेवलप किया वो वी ए था, और इसी को फिर आगे ले जाने में हमारे पास टोटल आया वी बी। क्योंकि हमें तो भाई उसी का फॉर्मूला पता है ना पोटेंशियल का, इन्फिनिटी से। तो हमने मान लिया कि इन्फिनिटी से ए तक लाने में तो वी ए काम वर्क पोटेंशियल हुआ डेवलप, और बी तक लाने में पोटेंशियल कितना हो गया? वी बी हो गया। तो व्हाट विल बी चेंज हियर? विल बी चेंज हियर वी बी माइनस वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी बी में से वी ए घटा दो, यही तो बचेगा। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा वी के। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। एट द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी विल बी वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। फॉर्मूला तो वही होने वाला है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये इसका फॉर्मूला होता है, वी डेल्टा वी इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस था? देखिए, पोटेंशियल में तो सिंपल ये था कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक आ गया, खत्म, बात हो गई। यहाँ क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और इसको निकालते कैसे कि इन्फिनिटी से पहले जिस पॉइंट तक आया वो, फिर इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक कितना काम हो गया। तो अगर पहले पॉइंट में से, बाद वाले पॉइंट में से पहला पॉइंट घटा देंगे तो टोटल वर्क उसी के बीच का ही आना है। बस ये चीज़ है यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। What is the SI unit of the potential difference? The SI unit of the potential difference is volt. SI unit क्या होती है? वोल्ट होती है। वही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वही इसकी होती है। तो SI unit क्या होती है? वोल्ट होती है। एंड नाउ वी विल डिफाइन द 1 वोल्ट। जैसे हमने अभी 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, इसी तरह से हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, 1 वोल्ट किसकी बराबर होगी? हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के। तो वर्क डन मतलब जूल, दैट इज जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो हमने इसी से निकाला दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरी अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। कि 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो 1 जूल का कार्य करती है जब वो 1 कूलम चार्ज को ले जाती है। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। जब 1 जूल का कार्य किया जाए 1 कूलम चार्ज को ले जाने में या कहीं 2 पॉइंट के बीच तक लाने में, ठीक है, तो उसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। एंड देन 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 जूल कूलम इनवर्स, 1 जे सी इनवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वोल्टमीटर। देखिए, जैसे हमने करंट को नापा एमीटर से, इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है वोल्टमीटर। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। 2 पॉइंट के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है। हमें पता लगा था एमीटर का कैसा होता है? लो होता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। एमीटर जो था करंट को मेजर करने के लिए था, वोल्टमीटर जो है वो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए है। एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर जो होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है, जबकि हमने एमीटर को पढ़ा था वो सीरीज में कनेक्ट होता है, और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है।
ये आप चीज़ें याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम। तो इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ अ मेटलिक conductor is directly proportional to the current passing through the circuit provided that temperature remain constant। तो एक बहुत छोटा सा लॉ है ये कहते हैं कि किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस पॉइंट के बीच के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज सिंपली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। 2 पॉइंट्स के बीच जितना पोटेंशियल है वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज मैथमेटिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I एंड वी विल से दैट V इज इक्वल I इंटू R, जहाँ R इज अ कांस्टेंट, जहाँ पर R क्या है, एक कांस्टेंट है, R इज अ कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मेटल, रेजिस्टेंस फॉर द गिवन मेटल। इस कंडीशन में एक और है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। अब देखिए हमें एक चीज़ यहाँ से पता लगी दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। V जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और V घटेगा तो I भी घटेगा। ये लेकिन मतलब नहीं है कि V जो होगा हमेशा I के इक्वल होगा, नहीं, दोनों सेम यूनिट नहीं है, सेम में कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी यूनिट वोल्ट होती है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, सेम नहीं है। बस डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बस यही होता है। डायरेक्टली में क्या होता है, सेम तरीके से बढ़ेगी, इनवर्सली में क्या होता है, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, ये चीज़ याद रखना। तो इसका जो ग्राफ आएगा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगा, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए एक और टॉपिक आता है रेजिस्टेंस। यहाँ से अभी हमने पढ़ा दैट रेजिस्टेंस जो R था वो क्या था, वो एक कांस्टेंट था और कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, मेटलिक कंडक्टर की, किसी भी मेटलिक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो करंट को चलने से रोकता है या चार्ज को चलने से रोकता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए वोल्ट क्या कर रहा है, यानी कि वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, करंट को लेके जाने में हेल्प कर रहा है। यानी करंट क्या है, चार्ज, ऑब्वियसली हमें पता है क्यू होता है, क्यू बहेगा तो करंट है। तो ये तो चार्ज को ले जाने में मदद कर रहा है, ये तो वर्क कर रहा है चार्ज को ले जाने में। लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, देखिए रेजिस्टेंस दैट इज यूनिट क्या है उसकी, ओम है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको चलने से रोक रहा है, उसको चलने से रोक रहा है। सो आर विल बी इक्वल टू V अपॉन आई। आर क्या होता है, V अपॉन आई होता है। जो V और I का जो डिफरेंस रह जाता है वही R होता है। भाई चलने से रोका, कुछ तो कमी आएगी ना, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसमें जितनी भी कमी आती है वही R के बराबर हो जाते हैं, तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन आई। सो ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम होती है, और इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं विच इज कॉल्ड ओमेगा। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, ग्रीक सिंबल है। ओके अब 1 ओम क्या होता है, 1 ओम इज when potential difference is 1 volt and the current through the circuit is 1 ampere then the resistance is 1 ohm। अगर किसी भी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा हो, तब जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम होता है। सो 1 ओम विल बी 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओमेगा विल बी 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर जो है रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंसेस इन अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो ये कह रहे हैं रियोस्टेट जो होते हैं करंट के अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए या चेंज करने के लिए यूज होते हैं बिना वोल्टेज को चेंज किए। तो रियोस्टेट क्या होता है, एक्चुअली आपने देखा होगा कि फैन में ना रेगुलेटर टाइप लगे होते हैं जिससे हम फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर लेते हैं। सो इस टाइप के और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। जैसे मैंने कहा कि फ़ैन में लगा होता है, फ़ैन के साथ साथ आपने वोल्टेज में देखा होगा, जो वोल्टेज हमारे स्टेबलाइजर जो आते हैं उसमें भी पहले जो आते थे ऑटोमेटिक से पहले, उनमें भी ये रियोस्टेट लगा होता था जिससे हम जो करंट के अमाउंट है या वोल्टेज है उसको चेंज कर सकते हैं। सो रियोस्टेट जो होता है जनरली उसका सिंबल जो बनता है वो इस तरह से बनता है, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल बनता है तो उसमें एक क्रॉस एरो इस तरह से दिखा देते हैं, या फिर इसमें एक इस तरह से एरो दिखा देते हैं। इसका मतलब ये स्लाइड कर सकता है इधर इधर जितना भी रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसा भी रेजिस्टेंस हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम रियोस्टेट यूज़ करते हैं। तो अब हो गई। अब इसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कनेक्टर डिपेंड, कि वो फैक्टर्स जिस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस से क्या मतलब है, कोई भी मेटल जो होता है, जनरली जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो रेजिस्टेंस उसकी एक प्रॉपर्टी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। सो दे आर सेइंग दैट द फर्स्ट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी किसी कंडक्टर का अगर कोई मेटलिक कंडक्टर है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, यानी वो करंट को और ज़्यादा रोकता है।
इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटेरियल, नेचर पे भी डिपेंड करता है कि मेटेरियल का नेचर कैसा है। लाइक अगर हम सिल्वर की बात करें तो अगर सिल्वर को देखो तो वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम आयरन की बात करें या फिर एल्यूमिनियम की बात करें, जिनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो कौन से मटेरियल का बना हो, उसका नेचर कैसा है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट व्हाई इट हैज़ द नेग्लिजिबल और नो रेजिस्टेंस। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इट मीन्स जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इट मीन्स अगर हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए तो हमें छोटी से छोटी वायर डिवाइस के लिए यूज़ करनी चाहिए। लंबी अगर वायर्स है हमारे पास, लेंथ अगर ज़्यादा है वायर्स की, कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए कोई एक वायर है, इस तरह से वो सिलिंड्रिकल शेप में है, तो ये जो मैंने इसकी थिकनेस बनाई है, ये जो है ये सारा एरिया जो इसकी थिकनेस है एक्चुअली में, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, सिंपल वर्ड में आप इसे ये भी रख सकते हो कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको ए से डिनोट करते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, यानी कि एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। और अगर हमें रेजिस्टेंस को कम करना है तो हमें एरिया को बढ़ाना होगा, यानी कि जो वायर की जो थिकनेस है उसको इंक्रीज कर दीजिए। वायर की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिए कि मोटी वायर ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, और लेंथ में छोटी वायर ज़्यादा बेनिफिशियल है। रेजिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज अ हार्मफुल प्रॉपर्टीज फॉर द डिवाइसेस। ये कोई अच्छा गुण नहीं है, ये एक मतलब करंट को रोकता है, डिवाइसेस में हीटिंग क्रिएट करता है। तो रेजिस्टेंस तो एक अपोजिटिंग इफेक्ट है, से तो कम से कम हो उतना अच्छा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि लेंथ कम से कम हो वायर्स की। दूसरा, जो वायर्स हम यूज़ करें वो अच्छी खासी मोटाई की हो, वायर की थिकनेस ज़्यादा हो, क्योंकि रेजिस्टेंस थिकनेस के कारण कम होता है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को यूज़ करें, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन एंड आर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए को अगर हम दोनों को यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, ये लिख सकते हैं। देन आर विल बी इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है? सो रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं, और व्हाट इज इट? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट सरफेस। तो ये कह रहे हैं कि ये वो रेजिस्टेंस है, वो टोटल रेजिस्टेंस है जो 1 क्यूबिक मीट्रिक में 1 मीटर क्यूब के कंडक्टर का होता है। तो 1 मीटर क्यूब के कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होता है, जितना भी उसका रेजिस्टेंस होगा, जितना भी वो टोटल रेजिस्टेंस होगा ओम में, उसी को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? रेजिस्टिविटी कहेंगे। ओके, सो रो विल बी इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। हमें पता है आर बराबर क्या आया था हमारा? आर बराबर आया था रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहीं से हमने रो का फॉर्मूला बना दिया, आर ए अपॉन एल, वही हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आर ए अपॉन एल इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इसकी ऐसा यूनिट है ओम मीटर। अब ये कैसे आई? सुनिए ध्यान से। रो इज इक्वल होता है आर इंटू ए अपॉन एल। अब अगर हम इन सबकी यूनिट रख दें जिसकी हमें पता है, तो हम रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो रो इज इक्वल, आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ जिसकी यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल होते ही रो की हमें यूनिट मिलती है ओम मीटर। क्या मिलती है? ओम मीटर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी? इट इज ओम मीटर। सिंबल होता है ओमेगा एम। ओमेगा का ये सिंबल है हेडफोन जैसा, तो ओमेगा एम इसका सिंबल होता है। ये है रेजिस्टिविटी। So they are saying that resistivity does not change with a change in the length or the cross sectional area, but it change with a change in temperature. जो रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि हमने वो फिक्स कर दी कि 1 मीटर क्यूब का जितना रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी लेंथ के साथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ किसी मैटर की चेंज नहीं होती। वो तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया की फिक्स कर दी तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगी, लेकिन चेंज नहीं होगी। लेकिन ये चेंज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड दे इंक्रीज विद एज द टेम्परेचर इंक्रीज। चलते हैं आगे। आप देखिए रेजिस्टर्स का कनेक्शन आता है। अब रेजिस्टर्स क्या है? अभी तक तो हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, रेजिस्टर्स कहाँ से आ गया? तो देखिए, जिस वायर का, जिस कंडक्टर का अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है आप उसे रेजिस्टर्स बोल सकते हैं। यानी कोई वायर जो हम एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम रेजिस्टर्स बोलते हैं। ओके, तो रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, जिगजैग लाइन के साथ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स बोलते हैं।
और सिंपल वर्ड में हम इसे रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। सो व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक, अब इसका ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। अब इसके जैसे मैंने बहुत सारे लिए और मैं उनको एंड टू एंड जोड़ रहा हूँ, यानी ए पॉइंट इधर तो बी इधर। अब ये दूसरे वाले के ए से जोड़ दिया, फिर उसके वाले के बी से मैंने कोई और रेजिस्टेंस का ए जोड़ दिया, और इस तरह से जो ये सीरीज बनती है, ठीक है, इस तरह से एंड टू एंड जो सीरीज बन रही है इसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसमें अगर हम ऐसे जोड़ें तो हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से बताएं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कह दो, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कह दो, ओवरऑल रेजिस्टेंस कह दो या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह दो। मैंने देखो 4 वर्ड लिख दिए, चारों वर्ड में से कुछ भी आ जाए मतलब एक ही है। तो टोटल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना होता है, वो होता है RS = R1 + R2 + R3। यानी जो भी इनका रेजिस्टेंस है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी होते हैं उन सबका रेजिस्टेंस जो है वो जोड़ दो तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए चलिए R1 जो है यहाँ पे 5 है, R2 मान लो 6 है और R3 मान लेते हैं 7 है। तो मैंने कहा RS टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ X और Y के बीच में, X और Y के बीच में टोटल RS कितना होगा। तो RS विल बी इक्वल टू R1 + R2 + R3। 3 है तो तीनों को ही जोड़ दो, 4 होते 4 को जोड़ते, 100 होते तो 100 को जोड़ते, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 + 6 + 7 दैट इज 11 + 7 दैट इज 18 ओम हो गया। बस ये हमारा आंसर आ गया। तो सीरीज में तो बहुत आसान है, सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। एंड अब इसे निकालते कैसे हैं, देखिए इस सर्किट में एक और ख़ास बात है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम 2 पॉइंट के बीच निकालते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है वो टोटल की हम कैलकुलेट करते हैं पहले तो V, ठीक है। और क्योंकि वो 2 पॉइंट्स की निकालते हैं तो इसमें हर एक रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। इसके R1 के 2 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक होंगे तो यहाँ V1 होगी, R2 के पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक है तो ये V2 होगी, और R3 के पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक है तो V3 होगी। इस तरह से अगर ये और ज़्यादा हैं तो उनमें V4 V5 इस तरह से चलती चली जाएगी। वो जो टोटल होगा वो इक्वल होगा टोटल वोल्टेज जितनी हमने उसे सर्किट को दी है, जो भी हमें बैटरी से वोल्ट मिली है वो इसी के इक्वल होगा। सो द टोटल वोल्टेज विल बी सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स, जितनी भी वोल्टेज है उसमें ड्रॉप्स हुई हैं वो सबके इक्वल हो जाएगी। दैट इज V विल बी इक्वल टू V1 + V2 + V3, ये हो जाएगी। अब हमें पता है रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से V इक्वल होता है I × R, R = V/I से V = IR होता है। तो अब फर्स्ट वाले में कितना होगा, हमें पता है इस सर्किट में जो होगा करंट सेम रहेगा, इन सीरीज सर्किट द करंट विल बी सेम अक्रॉस द कंप्लीट सर्किट, पूरे सर्किट में करंट जो होगा वो सेम रहेगा। तो वोल्टेज कितनी होगी भाई, पहले वाले रेजिस्टेंस R1 में कितनी होगी, V1 = IR1 क्योंकि करंट सेम है, तो V2 विल बी IR2 और V3 विल बी IR3। अब टोटल V जो होगा वो V1 + V2 + V3 के इक्वल है, देन V विल बी इक्वल टू V1 + V2 + V3, दैट इज V = IR1 + IR2 + IR3। अब टोटल सर्किट का वोल्टेज कितना होगा IR, सो IR विल बी I × R1 + R2 + R3। हमने यहाँ से I कॉमन ले लिया तो I से I कैंसिल हो गया, देन R विल बी R1 + R2 + R3। ये इस तरह से आया है। तो आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है खैर, लेकिन मैंने टोटल बता दिया कि रेजिस्टेंस में जो होता है वो सबके सम के इक्वल होता है, ओवरऑल एल्जेब्रिक सम जो भी होता है उसके इक्वल होता है। अब चलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब है, पैरेलल का मतलब होता है जब 3 रेजिस्टेंस को किन्हीं 2 कॉमन पॉइंट के बीच लगाया जाता है, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबको 2 ही कॉमन पॉइंट के बीच हम जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन का देखो एक डिज़ाइन तो ये दिया हुआ है, एक डिज़ाइन ऐसे भी आप बना सकते, मान लो बना हुआ आ जाए तो आप ये भी समझना ये भी 2 पॉइंट के बीच ही है और ये भी एक पैरेलल कनेक्शन है। इसमें अगर मैं देखूँ तो ये तीनों रेजिस्टेंस 2 ही पॉइंट A और B से ही जुड़े हुए हैं, दिट इज़ आल्सो कॉल्ड द पैरेलल कनेक्शन। ओके, अब मान लो 3D में बना हुआ आ जाए, 3D में इस तरह से आ जाए, ठीक है। मान लो इसके नीचे से वायर जा रही है, ये 3D में आ गया। अब इसमें भी तो 2 पॉइंट ही कॉमन है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो 2 पॉइंट जब ये कॉमन रहेंगे, ठीक, तो इसमें क्या होगा बताओ क्या होगा, ये दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे तो ये दोनों पॉइंट है A और B, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसमें भी 2 पॉइंट कॉमन है, तीनों के 2 ही पॉइंट जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये 3D में थोड़ा सा डिज़ाइन वाइज से बनाया, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अब इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है। सो दे आर सेइंग दैट वोल्टेज अक्रॉस द ईच रेजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अब ये कहना है इस सर्किट में क्योंकि हमारे पास 2 ही पॉइंट है और
दो ही पॉइंट सबके लिए कॉमन है, इसलिए जो वोल्टेज होगी पूरे रेजिस्टेंस में सेम रहेगी। तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, सीरीज के अंदर अभी हमने देखा कि करंट सेम रहता है, एंड इसमें वोल्टेज दैट इज पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। ओके, नाउ द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट इन थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देखिए मान लो करंट इसमें आई है यहाँ पे, तो इस वाले सर्किट में R1 में क्या जाएगा I1, R2 में I2 और I3 में I3। ठीक, तो जो टोटल करंट होगा वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब हमें पता है I इक्वल क्या होता है V अपॉन R। ठीक है, I इक्वल क्या होता है V अपॉन R। सो पुटिंग द वैल्यू V अपॉन R विल बी इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R3 प्लस V3 अपॉन R3। यानी कि टोटल जो करंट्स हैं उनको हमने किस में रख लिया, V अपॉन R के फैक्टर्स में रख लिया। तो हमें पता है V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों में कॉमन है, एक ही वोल्टेज है, तो V हम रख सकते हैं। तो V कॉमन आ गया, यहाँ से भी V कॉमन आ गया, तो वो अच्छा V इंटू 1 अपॉन R, और ये हो गया V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी हमने जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो यहाँ इस फॉर्मूले को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब जो भी हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये कह रहे हैं वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक शॉर्ट ट्रिक पॉइंट है, ये आप याद रखना कि जो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो जो रेजिस्टेंस सबसे छोटा होता है, मान लीजिए R1, R2, R3 में से कोई एक रेजिस्टेंस सबसे छोटा है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है ना पैरेलल में वो उससे भी कम आता है। आप इसको करके देख लीजिएगा। देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए R1 जो है इसमें 5 है, R2 इसमें 4 है और R3 इसमें 6 है। तो जो आंसर होगा मैं बताता हूँ, RP जो आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी विल बी लेस देन 4। जो 4 है यानी R2 जो है R2 की वैल्यू से भी कम आएगी। अब चाहे वो R2 की वैल्यू चाहे R3 की चाहे किसी की भी, जो 4 है सबसे कम उससे भी कम आएगी। ये रेजिस्टर इन पैरेलल के लिए आप याद रखिएगा, और शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में अगर आ जाए और इस तरह का ऑप्शन दिखे तो डायरेक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आंसर मार के आ जाना। चलते हैं आगे। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये MCQ में भी आ सकता है, असर्शन रीजन टाइप में भी आ सकता है। बहुत सारे स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उसमें से चूज करना होता है विच वन इज करेक्ट, ABC और 1 2 3, तो उसमें भी आ सकता है। इसलिए पढ़ना जरूरी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या एडवांटेज होती है सीरीज कॉम्बिनेशन से। हमारे घरों में जो यूज़ होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है पूरी इलेक्ट्रिक वायरिंग का, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या एडवांटेज है। सो दे आर सेइंग दैट इन द सीरीज सर्किट when one component fail the circuit is broken and none of the component works। ये कह रहे हैं, देखिए सीरीज सर्किट में क्या होता है, मान लीजिए एक बल्ब है, एक रेजिस्टेंस है, और मान लो कोई एक फ़ैन है, बढ़िया सा फ़ैन बना देते हैं यहाँ पे। वैसे तो विंटर्स का टाइम है, मान लीजिए फ़ैन है, ठीक। अब मैंने ये सीरीज में लगा दिया, करंट यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक जा रहा है, फैल रहा है आराम से बढ़िया। लेकिन सपोज इसमें ना फ़ैन ख़राब हो गया, जैसे ही फ़ैन ख़राब होगा इसमें सर्किट यहाँ से बंद हो जाएगा। सर्किट बंद तो करंट फ्लो नहीं होगा पूरे सर्किट में, सर्किट टूट गया तो क्या होगा, ना ये वर्क करेगा ना ही ये वर्क करेगा, ना तो बल्ब वर्क करेगा, फिर ना रेजिस्टेंस वर्क करेगा, फिर कोई और डिवाइसेस भी वर्क नहीं करेगा। तो इनटू द सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज कि एक खराब हो गया तो पूरा सर्किट खराब हो गया। सेकंड पॉइंट, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए सीरीज सर्किट में बल्ब है, बल्ब को 2 एम्पियर करंट चाहिए, ये कोई एक डिवाइस है जिसे 5 एम्पियर करंट चाहिए, और ये एक फ़ैन है जिसे मान लो 3 एम्पियर का करंट चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग करंट चाहिए, लेकिन इनटू द सीरीज सर्किट करंट इज सेम। हमने अभी पढ़ा करंट विल बी सेम। तो करंट सेम है तो मान लो अगर यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है ना, तो इसमें भी 3 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 3 एम्पियर, इसमें भी। अब फैन तो सही वर्क करेगा, लेकिन जो ये 5 एम्पियर का डिवाइस है ना तो ये सही वर्क करेगा, और ना ही 2 एम्पियर का डिवाइस है ये सही वर्क करेगा, उसमें ज़्यादा करंट आया वो फूक भी सकता है। सो सीरीज सर्किट की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एंड दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन द सीरीज एज करंट रिमेन सेम। तो सीरीज सर्किट में क्योंकि करंट सेम होता है तो ये सेटिस्फाइड नहीं होता। सो नाउ द थर्ड पॉइंट, द टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। अब देखो क्या फ़ायदा है कि पैरेलल सर्किट में हमें बताया जो टोटल रेजिस्टेंस आता है, मैंने बताया था कि जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होगा। यानी कि जो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, मान लो हर डिवाइस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है पैरेलल में, तो वो डिवाइस सभी अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो करंट होता है वो सब में अलग अलग जा सकता है, क्योंकि हम पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो पैरेलल में मान लो बल्ब है, बल्ब को हमने यहाँ जोड़ा, ओके, ये जो डिवाइस था एक रजिस्टर के तौर पे दिखाया मैंने वो यहाँ जोड़ा, और कोई एक मान लो कुछ और
ये मान लेते हैं, एक बल्ब भी बना लेते हैं अच्छा सा, वो यहाँ जोड़ा। तो इसमें क्या होता है, जो करंट है वो अलग अलग होता है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। तो तीनों की अलग अलग जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो करंट की पूरी हो जाती है। सीरीज में ऐसा नहीं हो पाता, बट पैरेलल में ऐसा होता है। तो ये डिवाइसेस अच्छे से वर्क कर लेते हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट उसको वैसा करंट मिल जाता है। अब चलते हैं अच्छे खासे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आया, जरूरत क्या पड़ी इलेक्ट्रिक एनर्जी की। देखिए, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट को फ्लो करा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक वर्क कर रहा है। अब करंट के थ्रू सर्किट में कुछ ना कुछ तो वर्क होता होगा ना, चार्ज को ले जाने में। सो द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए जितना वर्क किया जाता है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है कि चार्ज को फ्लो रखने के लिए जितना काम हो रहा है, जितना वर्क हो रहा है, उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। सो W विल बी इक्वल टू E, भाई जो काम है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ। तो W इज इक्वल E एंड E इज इक्वल विल बी VQ। अब आप कहेंगे VQ कहाँ से आया, तो बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल W अपॉन Q। तो यहाँ से मैं W को लिख सकता हूँ V इंटू Q। अब हमें पता है W बराबर E है, तो E बराबर VQ हो गया, बस यहाँ से आ गया। तो W बराबर E इज इक्वल VQ आ गया। अब और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, हमें पता है Q इज इक्वल क्या होता है, I इंटू T। तो मैं ये रख देता हूँ, तब E इज इक्वल आ जाएगा VIT। अब VIT में हमें पता है V बराबर होता है I इंटू R। तो अगर मैं ये फॉर्मूला रख दूँ V में, V इज इक्वल I इंटू R रख दूँ, तब मेरे पास बन जाता है I स्क्वायर RT। और अगर मैं I की जगह I बराबर V अपॉन R रख दूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो इस तरह से करके हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, जिनको हमने लिख लिया। तो इन सब से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द SI यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल। SI यूनिट जो होती है एनर्जी की वो जूल होती है, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, जूल ही होती है। एंड द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर होती है। अब किलोवाट आवर आया कहाँ से, देखिए ये आया P इंटू टी से। जो एनर्जी होती है वो होती है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर की जो यूनिट होती है कमर्शियली वो होती है किलोवाट, क्योंकि वाट तो एक उसके लिए छोटी चीज़ है, तो किलोवाट होती है। और जो टाइम होती है, टाइम को भी अगर हम किलो के हिसाब से देखें तो आवर में रखते हैं। तो किलोवाट यूनिट होती है, किलोवाट आवर एनर्जी की कमर्शियल यूनिट। तो किलोवाट आवर को ही 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जब 1 घंटे में खर्च होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 यूनिट। सो 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगर हम इसे जूल में कन्वर्ट करें तो आता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एंड 1 किलोवाट इज इक्वल 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैंने बता दिया अभी भी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्लियर है। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कहना है इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंज्यूम होने की जो दर है, कितनी जल्दी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो P इज इक्वल VI। P का फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है, ठीक है। कैसे आया बताता हूँ। P इज इक्वल होता है W अपॉन T, और वी कैन से E अपॉन T। अब E का फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था VIT। अब VIT को अगर मैं T से ही डिवाइड करूँगा तो VI ही तो आएगा। तो P इज इक्वल हो गया VI। अब VI में वही हमने अगर V की जगह IR रख दिया तो P इज इक्वल हो गया I स्क्वायर R। और अगर I की जगह V अपॉन R रख दूँ तो ये जगह P इज इक्वल V स्क्वायर अपॉन R। द SI यूनिट ऑफ द पावर इज वाट। SI यूनिट क्या होती है, पावर की SI यूनिट क्या होती है, वाट होती है। लेकिन अगर हम इसकी बड़ी यूनिट की बात करें तो 1 किलोवाट आवर भी होती है। एंड 1 किलोवाट बराबर होती है 1000 वाट। 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट के इक्वल होता है। ये बड़ी यूनिट है जो बड़ी डिवाइसेस में काम करती है। एंड 1 वाट इज इक्वल 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वाट क्या होगी, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, क्योंकि P इज इक्वल VI है। तो V की यूनिट वोल्ट और I की यूनिट एम्पियर। तो 1 वाट इज इक्वल 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो जब 1 वोल्ट का करंट 1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 एम्पियर के करंट को ले जाने में डेवलप होता है, तो इसे हम 1 वाट की पावर कहते हैं। अब बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, छोटा सा इंपॉर्टेंट। जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो दे आर सेइंग इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर इज। देखिए रेजिस्टर के अंदर क्या होता है कि करंट रुकता है, रुकने के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अब जो वो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। सो दे आर सेइंग दैट हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के स्क्वायर के, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन करंट।
रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ये कह रहे हैं जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करता है उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट। ठीक, तो तीनों से हमें पता लगता है कि जितना ज़्यादा करंट तो उसके स्क्वायर के इक्वल हीट जनरेट होती है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट, उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं हम उसमें कह सकते हैं कि उसमें जितना ज़्यादा करंट होगा और उसका स्क्वायर कर दो हीट ज़्यादा मिलेगी, आर जितना ज़्यादा होगा हीट ज़्यादा मिलेगी, टाइम जितना ज़्यादा होगा हीट ज़्यादा मिलेगी। ओके, सिंपल सा फंडा है। तो हम इन तीनों इक्वेशन से 1, 2 एंड 3 से बना सकते हैं दैट H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आती है जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की इक्वेशन भी कहलाती है, H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। अब आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे होंगे, जो H है आई स्क्वायर आर टी, जो ये फॉर्मूला आया है ये अभी अभी E का भी फॉर्मूला आया था जो कि एनर्जी थी हमारी, है ना। तो यहाँ वही तो बात है भाई, वो जो एनर्जी है अगर वो हीट में कन्वर्ट हो जाए तब भी हम उसे सेम ही तो बात कहेंगे। हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी तो है, तो अगर सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाए तब भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसको आर टी से बस। तब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ द एनर्जी कंटिन्यूसली गेट चेंज एंटायरली इनटू द फॉर्म ऑफ हीट। यही मैंने अभी बताया, अगर कोई सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है यानी पूरी तरह से करंट को रोक सकता है, रजिस्ट कर सकता है, करंट को चलने से रोक सकता है, तो उसमें जो एनर्जी होती है, जितनी भी एनर्जी उस करंट को ले जाने में लग रही है वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में जैसे हम कहते हैं, जैसे प्रेस होती है हमारी इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक आयरन में कि जो अंदर का सर्किट होता है वो बहुत ही रेजिस्टेंस का बना होता है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले मटेरियल का बना होता है, जैसे कि नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम की वायर होती है उनमें, तो नाइक्रोम एक हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल है। ये क्या करता है, ये करंट को बहुत रोकता है। रोकने के कारण क्या होता है, जितनी जो एनर्जी है वो सारी की सारी हीट में बदल जाती है। अब बस उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, व्हेन द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव द एनर्जी इज एंटायरली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज राइजेस विच इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ई इज इक्वल क्या होता है, P इंटू टी। अब हमें पता है कि जितनी भी एनर्जी थी वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। देन ई विल बी इक्वल टू H इज इक्वल P इंटू टी, और P का फॉर्मूला होता है वी आई, दैट इज वी आई टी एंड आई स्क्वायर आर टी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जैसे कि एनर्जी में आए थे सेम हीट के फॉर्मूले होते हैं। अब चलते हैं, देखिए एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये तो पढ़ लिया कि हीटिंग इफेक्ट होता है, रेजिस्टिव सर्किट है, अगर रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा सर्किट में तो उसमें क्या होता है, करंट के कारण चीज़ें गर्म होने लगती हैं। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उतने ज़्यादा गर्म होने लगती हैं, जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट होता है उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं। So they are saying that heating effect is desirable in devices like electrical heater, electric iron, electric bulb, electric fuse, etc. तो कह रहे हैं हीटिंग इफेक्ट फ़ायदेमंद होता है किसमें, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, इलेक्ट्रिक ओवन में, ठीक है, वाटर हीटर में। इन सब में जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि हीटिंग करके ही हम इन सब डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। टोस्टर है उसमें भी हीटिंग इफेक्ट है, करंट हीट में कन्वर्ट होता है, तो उससे हमें फ़ायदा होता है कि हम किसी भी चीज़ को टोस्ट कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन हीटिंग इफेक्ट इज़ अनडिज़ायरेबल। हीटिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है किसमें, डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर मॉनिटर, CRT, टीवीज, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल डिवाइसेस, इन सब में फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर ये गर्म होंगे तो ये जो इनकी क्षमता है, वर्क करने की जो क्षमता है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो हीटिंग इफेक्ट जहाँ अच्छा भी है कुछ डिवाइसेस के लिए, वहीं पर कुछ डिवाइसेस के लिए बुरा भी है। ठीक है, और ये क्यों होता है, रेजिस्टेंस के कारण होता है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स ए हीट। हमें पता है इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, जितनी भी ज़्यादा पावर फिलामेंट कंज्यूम करता है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स रेडिएटेड इनटू द फॉर्म ऑफ लाइट, और थोड़ा सा पार्ट उसका लाइट की फॉर्म में रेडिएट होता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जितनी पावर आप उसे देते हो ना, उसमें से काफ़ी सारी तो उस सर्किट को गर्म करने के लिए यूज़ हो जाती है फिलामेंट को, लेकिन जो रोशनी मिलती है वो बहुत ही एक छोटे पार्ट से, एनर्जी के बहुत छोटे पार्ट से मिलती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। देखिए हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करने वाला है। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है अगर सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, या फिर ओवरलोडिंग हो जाए, मतलब
कोई डिवाइसेस ज़्यादा लोड वाले हम लगा दे काम करें। अब ये किसका बना होता है? फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। या तो प्योर टिन का बना होता है, टिन का सिंबल होता है SN, इसका बना होता है, या फिर कॉपर Cu प्लस टिन के अलॉय का बना होता है। ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ लाइव वायर। ये हमेशा लाइव वायर, जिसे हम फेज वायर भी कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट होता है। देखिए 2 वायर होती हैं, 3 वायर होती हैं, एक फेज वायर, न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। फेज वायर को लाइव वायर कहते हैं, न्यूट्रल वायर को न्यूट्रल कहते हैं क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं होता, एंड द थर्ड वायर विच इज़ अर्थ वायर, जो उन डिवाइसेस में यूज़ होता है जिनकी बॉडी मेटलिक होती है, ताकि उसमें अगर कभी करंट लीक हो जाए, मतलब कि उसमें बॉडी में करंट आ जाए, तो उसे सीधे अर्थ में ट्रांसफ़र किया जा सके और इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाया जा सके। ओके, सो फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर। फ्यूज जो होता है हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्टेड होता है सीरीज में, एंड दे आर सेइंग दैट फ्यूज वायर हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको याद रखना है कि फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। करंट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज वायर इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लाइंसेस। और जो फ्यूज वायर की करंट कैपेसिटी होती है वो डिवाइसेस से थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी एकदम से अगर करंट आ जाए तो वो थोड़ा सा उसे रोक सके। द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज वायर इज ऑलवेज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ करंट इन एम्पियर। अब जो फ्यूज वायर की कैपेसिटी होती है नापी जाती है एम्पियर में नापी जाती है। करंट को वो रोक सकता है, उसके एम्पियर में नापी जाती है। यानी जब भी आप बाजार से फ्यूज़ खरीद के लाएंगे, चाहे वो ऐसा हो जैसे कि हमारे इन्वर्टर वगैरह में आता है, ये हमारे जो और डिवाइसेस होते हैं उनमें आता है, तो ऐसा जब भी लाएंगे तो ये एम्पियर में आती है। इसकी रेटिंग किस में आती है? एम्पियर में आती है। तो फ्यूज़ वायर की रेटिंग किस में होती है? एम्पियर में होती है। ये ध्यान रखना, जब भी कभी आप लेके आएंगे तो आपको एम्पियर बताना पड़ेगा कि इतने एम्पियर का दे दो, तब वो फ्यूज़ दे देगा। एक और बात मैं जो इसमें रह गई है वो ये है कि जो वायर होती है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बट हाई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है, ताकि वो वायर को बहुत ज़्यादा रोक सके और वो गर्म हो जाए, और गर्म होकर लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वो टूट जाती है और करंट रुक जाता है। द फ्यूज वायर इज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है, जो उसके अंदर स्प्रिंग वाली वायर होती है, वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। अब टंगस्टन मेटल कौन सा होता है भाई? टंगस्टन मेटल होता है वोल्फ्राम। क्या है इसका नाम? वोल्फ्राम। इसका सिंबल होता है W। ठीक है, ये होता है। अब इसका क्यों बना होता है? दे आर सेइंग दैट इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। देखिए जो जनरली मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और खास करके अगर लो टेम्परेचर पे नहीं होते ना तो हाई टेम्परेचर पे तो हो ही जाते हैं। लेकिन जो टंगस्टन मेटल होता है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होती। सेकंड पॉइंट, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस, विट इज़ अ ह्यूज टेम्परेचर। तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो इट इज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी जल्दी से पिघलता नहीं है। द बल्ब आर फिल्ड विथ केमिकली इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। अभी क्या करते हैं, जो हमारा बल्ब होता है उसका ग्लास केस होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, ताकि जो बल्ब की लाइफ है, जो फिलामेंट की लाइफ है, वो ज़्यादा लंबी हो सके। ठीक है, ज़्यादा दिनों तक वो चल सके, क्योंकि ऑक्सीडाइज तो होता नहीं, फिर भी ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन और आर्गन फिल कर दी जाती है, ताकि जो फिलामेंट है उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी हो सके। तो फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस का भी होता है, ये भी ध्यान रखना, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। जबकि फ्यूज वायर में क्या था? लो मेल्टिंग पॉइंट पर हाई रेजिस्टेंस। इसमें दोनों चीज़ हाई है, रेजिस्टेंस भी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। तो इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर, एंड द बल्ब इज फिल्ड विद नाइट्रोजन और आर्गन लाइक इनर्ट गैस। तो ये था इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। अब देखिए फॉर्मूलाज की बात करते हैं। जितने भी फार्मूला आए हैं मैं आपको सारे के सारे एक बार रिवाइज करा देता हूँ, तो डायरेक्टली बोलता रहूँगा, बस फॉर्मूले ही लिखूंगा। सबसे पहले हमारे पास आया था चार्ज का फॉर्मूला, दैट इज Q इज इक्वल N इंटू ई। यहाँ E क्या है? E इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड फॉर्मूला आया था हमारे पास करंट का, दैट इज I इज इक्वल होता है Q अपॉन T, और वी कैन से I इज इक्वल होता है NE अपॉन T। तो ये करंट का फॉर्मूला आया था। करंट के फॉर्मूले के बाद तीसरी फॉर्मूला आया था हमारे पास V का, V इज इक्वल होता है W अपॉन Q, और एक और फॉर्मूला इसमें आया था डेल्टा V इज इक्वल VB माइनस VA इज इक्वल W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। फोर्थ फॉर्मूला मेरे पास जो आया था इसमें वो आया था ओम का, ओम R इज इक्वल V अपॉन I। अब यहाँ से चाहें तो हम इन फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल IR एंड I इज इक्वल V अपॉन R। तो देखिए उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सिलेबस में, अगर आप देखें चैप्टर में, जब PVIR के बीच के जो रिलेशन है वो बताओ, तो वो यही सब फॉर्मूले जो बनते हैं यही सब वो पूछ रहे हैं, बस यही फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस यानी ओम्स का फॉर्मूला हो गया। ओम के फॉर्मूले के बाद आया था जिसमें हमने रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के
में कन्वर्ट किया था, दैट इज R इज इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए। और फिर हमारे पास यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया था, रेजिस्टिविटी इज इक्वल R इंटू ए अपॉन एल। ये दोनों फॉर्मूले वैसे तो एक ही है लेकिन अलग अलग है, पहले वाले में रेजिस्टेंस के लिए, दूसरे वाले में रेजिस्टिविटी के लिए। रेजिस्टिविटी में जो ये सिंबल है रो है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है रो, ओके। और जो ओम की यूनिट होती है वो भी चलो अभी बता देंगे थोड़ी देर में। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास आए थे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमारे पास पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, आर एस इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश डैश आर एन तक जितने भी है सबको जोड़ दो, ठीक। इसमें हमें क्या याद रखना है, सीरीज सर्किट में मैंने बताया ना शॉर्ट ट्रिक्स भी है। तो इसमें आप क्या याद रखोगे कि इसमें जो करंट होता है वो सेम होता है और जो वोल्टेज होती है वो डिफरेंस होती है अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। तो हर एक रजिस्टर में करंट तो सेम होता है, वोल्टेज हर एक में अलग अलग होती है। उसके बाद आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 जितने भी हैं हमारे पास सारे के सारे Rn तक, ठीक है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, इसमें हमें याद रखना है जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर्स, हर एक रजिस्टर में अलग अलग होता है, ठीक है। और जो इसमें वोल्टेज होती है, क्योंकि पॉइंट सेम है, वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल, वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है, ठीक। इसके बाद हमारे पास अगला जो फॉर्मूला आता है वो होता है हीट का, H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, और इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, V इंटू आई इंटू टी। और सेम फॉर्मूले हमारे पास एनर्जी के लिए भी आए थे, I इज इक्वल वी आई टी, वी क्यू भी लिख देता हूँ, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और यहाँ से पावर बराबर, पावर का जो फॉर्मूला आता है उसमें देखिए टी हट जाता है, तो P इज इक्वल होता है, एक तो आता है वी आई, एक आता है आई स्क्वायर आर और एक आता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। तो ये सभी फॉर्मूला आते हैं पावर के। तो इस तरह करके मैंने एक बार शॉर्ट में आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं और जो भी इसमें याद रखने वाले पॉइंट थे वो भी बता दिए हैं। और इसी के साथ अब देखिए ये पॉइंट टू रिमेंबर था, मैंने फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इन द सीरीज सर्किट करंट विल बी सेम, सीरीज सर्किट में जो करंट होगा वो सेम होगा क्योंकि यहाँ से कोई डिवीजन नहीं है। एंड पैरेलल सर्किट द करंट विल बी डिफरेंट बट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो इसमें पी डी और वी विल बी सेम और ऊपर वाले में आई विल बी सेम। ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे जब क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए मैंने बताया था लास्ट में हम देखने वाले सिंबल्स फॉर सम कॉमनली यूज कंपोनेंट इन द सर्किट, जो सर्किट में कॉमनली यूज होते हैं उनके सिंबल्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल का। इलेक्ट्रिक सेल का ये होता है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप ये यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो थोड़ा सा बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा दिखाया गया है। इसी तरह से अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत सारे जब सेल हम जोड़ देते हैं तो बैटरी बनती है। यहाँ पे 3 सेल को जोड़ के दिखाया हुआ है, तो बड़े वाला हमेशा पॉजिटिव और दूसरी साइड हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। ये अगर आपने इस तरह से जोड़ दिया ना, एक इस तरह फिर ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव के साथ आपने फिर से नेगेटिव जोड़ दिया जो काम नहीं करेगा। तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ेगा और एक साइड पॉजिटिव जाएगा फिर दूसरी साइड नेगेटिव। उसके बाद आता है प्लग की या फिर स्विच का। स्विच में 2 तरह के सिंबल्स आते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। तो देखिए ये ब्रैकेट वाले सिंबल है, जैसे हम ब्रैकेट सिंबल कहते हैं, इसमें अगर डॉट नहीं लगी हुई तो ये ओपन है और ये वाला जिसमें डॉट है वो क्लोज है। इसी तरह से ये वाला एक सिंबल आता है और ये देखिए इसमें ना ये खुला हुआ है, ठीक है, अभी अटैच नहीं है, तो ये ओपन है यानी कि करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये वाला क्लोज्ड है, जब क्लोज्ड होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो जब क्लोज्ड हो गए दोनों तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, जो मैंने कई बार बनाया आज, वो इस तरह से होता है। फिर आता है रेजिस्टर्स का सिंबल। ये रेजिस्टर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम ये बता सकें कि उस वायर में रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टर्स का सिंबल ये होता है। फिर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसे हम रियोस्टेट बोलते हैं। तो रियोस्टेट का सिंबल मैंने बताया था, रेजिस्टेंस के ऊपर एरो लगा के या फिर इस तरह से एरो लगा के दिखाते हैं। एमीटर का सिंबल क्या होता है, सिंपल गोले के अंदर ए लिख दो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, जिस दर भी आपका सर्किट बने उस हिसाब से लगा लेना। फिर आता है वोल्टमीटर का सिंबल, सेम वी लिख दीजिए इस बार, वोल्टमीटर के लिए वी, ठीक, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। और फिर आता है फ्यूज़ का सिंबल, ये वाला, ठीक। और एक और होता है फ्यूज़ का सिंबल, मैं आपको बता दूँ, इस तरह से भी होता है, कई बार बॉक्स के अंदर ना इस तरह की लाइन दिखा देते हैं, वो कर्व लाइन, ठीक है। तो ये भी फ्यूज़ का सिंबल होता है। तो ये सभी सिंबल्स थे और इसके साथ जो हमारा पार्ट 1 था इलेक्ट्रिक सर्किट का, करंट का, वो हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी चीज़ में आपको जानने को मिली होंगी। और ये वाला पार्ट 1 कंप्लीट है, पार्ट 2 मैग्नेटिज्म का आएगा, वो भी इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना तो मत जाइएगा जब यहाँ तक आ गए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से,
ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके और EMRS आपका ज़रूर क्लियर होगा, पूरी तैयारी हम कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।